अगर मैं आपको ये बता दूं कि हर एक चैप्टर में से ये वो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप लोग एक टारगेटेड स्टडी कर पाओगे, टारगेटेड वे में चीजों को देख पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। जी हां, इस वीडियो में आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज सब टॉपिक्स स्लैश टॉपिक्स बताने वाला हूं। यहीं से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी, चाहे आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो बच्चों, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, आप लोगों को यहीं से ही इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को बस इतना पढ़ना है इन सब टॉपिक्स पे भी अगर आप अच्छे से ध्यान दे देते हो तो आई कैन गारंटी कि आप एक वो ड्रीम स्कोर जो है ना आपका मैथमेटिक्स में स्कोर करने का, बहुत आसानी से स्कोर कर लोगे। तो स्ट्रैटेजी को चालू करने से पहले यार एक बारी चैप्टर वाइज ब्रेकेज देख लेते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर वाइज वेटेज आप लोगों को दिख रही है। अगर मैं बात करूं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की रिलेशंस एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, इनकी कंबाइंड वेटेज है बच्चा 8 मार्क्स की। इनकी कंबाइंड वेटेज कितनी है? 8 मार्क्स की। फिर आते हैं हम लोग थर्ड और फोर्थ चैप्टर, मतलब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, बहुत इजी चैप्टर्स हैं और यहां से तो हमको ये 10 मार्क्स उठाने ही उठाने हैं दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने कैलकुलस पोर्शन की, 5 चैप्टर्स हैं, CND, AOD, इंटीग्रल्स, AOI, डिफरेंशियल इक्वेशन और 35 मार्क्स की वेटेज है। तो ये तो ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर 10 एंड 11 की, मतलब वेक्टर एंड 3D की कंबाइन करके ही इसको पढ़ाया जाता है। और देखो यार, ह्यूज 14 मार्क्स और दोनों के दोनों अगेन बहुत आसान चैप्टर्स हैं। समझ नहीं आता आप लोग किस चीज के लिए डर रहे हो कि सर बोर्ड एग्जाम में कैसा होगा क्या नहीं होगा। यार आप लोग बस इन चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लो। अगर आप बेसिक्स अच्छे से कवर कर लोगे, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करोगे जो पूछे जाने वाली है। एक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जामिनर यहीं पे ही टारगेट करेगा क्वेश्चंस को, तो आप डायरेक्टली उसी टारगेट पे अपना तीर मारने की कोशिश करो ना यार, बात बन जाएगी। फिर आते हैं LPP एंड प्रोबेबिलिटी और दोनों का वेटेज क्या है? 8 मार्क्स। ठीक है, चलो कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। अब चैप्टर वाइज आपको वो सब टॉपिक्स मिलने वाले हैं। यहां से आप अब स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दीजिए। आपकी जेनजी लैंग्वेज में बोलूं तो आप SS ले सकते हैं, ठीक है, आप SS ले सकते हैं और इनको आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता। पहले चैप्टर की बात करूं तो बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तुम इस वीडियो को यहीं पे ही सेव करके मेरी बात को सुन लो और जब एग्जाम हो जाएगा ना तो मैं तुमको बताऊंगा, देखो वो वीडियो जाके मैंने बताया था, गगन सर ने बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन पे क्वेश्चन आना ही आना है, ये तय है। आप इसको 100% मान के चलो, 90% भी नहीं। उसके बाद ऑन टू फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो 1 और ऑन टू दोनों ही पढ़ना है आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन किस पे ज्यादा पूछे जाते हैं? ऑन टू फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। उसके बाद सेकेंड चैप्टर की बात करूं तो सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया है। या तो आपसे वो पूछ लेगा इसकी रेंज बता दो, या वो पूछ लेगा इसकी डोमेन बता दो, या तो प्रिंसिपल वैल्यू वाले बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। तो इसको भी हमको प्रैक्टिस करना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद चलते हैं मैट्रिसेस पे। तो मैट्रिसेस में सबसे ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मेरे अभी लेक्चर्स भी चल रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के, आप उसमें भी जाके देख सकते हो। मैंने बार बार ही फोकस किया है कि ये वो इंपॉर्टेंट हॉट सब टॉपिक है इस चैप्टर का जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन पे बेस्ड जो थ्योरम्स हैं, जो प्रॉपर्टी आपके एनसीईआरटीज में गिवन है सिलेबस रिडक्शन के बाद, वो सब हमको बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और उस पे बेस्ड थ्योरम्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। डिटरमिनेंट्स की बात करूं तो माइनस कोफैक्टर्स इजी है, हर बच्चे को समझ आता है और यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों, MCQ एक आ सकता है यहां से। उसके बाद एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, इन पे बेस्ड जो हम थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहां पे हम लोग यूनिक सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये सब चीजें हम लोगों को कवर करनी है डिटरमिनेंट चैप्टर में। उसके बाद
आते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। अब देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर हम टारगेटेड तरीके से पढ़ेंगे, हमको पहले सर ने ये बता दिया कि ये वो सब टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पक्का आएंगे। अगर मैं इन्हीं पहले टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लूं, इन पे ज्यादा प्रॉब्लम्स करूं क्योंकि टाइम कम है, तो जितनी टारगेटेड स्टडी करोगे उतना ज्यादा आपका बेटर रिजल्ट आएगा। इनवर्स ट्रिगो वाले जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद जो आपका एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में दोनों में से, तो इन पे तो आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी। पैरामेट्रिक फॉर्म हर साल देखा गया है क्वेश्चन आता है इस पे, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी पे अब ये 50% है, 50-50% है ना। जैसे स्टार्टिंग के 3 जो मैंने सब टॉपिक्स बताए, ये मान लो आप 95% आपके एग्जाम में दिखने ही वाले हैं इन तीनों में से कोई ना कोई। लेकिन ये वाली जो चीज है ना 50-50% है, मतलब ये आ भी सकता है, मतलब हर 2-3 साल में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो कॉन्टिन्यूटी में कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने वाली प्रॉब्लम करी होगी जहां पे वो आपको दे देता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और अब कुछ उसमें वेरिएबल्स दे देगा आपको और उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने को बोलेगा। तो वो वाले प्रॉब्लम्स हम लोगों को करने हैं। उसके बाद बच्चों अगर मैं आता हूं एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे, तो अब सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया है, तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पे बेस्ड आएगा ही आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। उसके बाद रेट चेंज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में आने के ज्यादा चांसेस हैं। और मैक्सिमा और मिनिमा, ये 3 सब टॉपिक्स अच्छे से हम लोगों को मास्टरी करनी है इस पे। उसके बाद आता हूं बेटा इंटीग्रल्स पे। अब देखो इंटीग्रल्स बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चे पूछते हैं सर इतना बड़ा चैप्टर है, नहीं दिमाग में रह पाते सारे के सारे। सबसे पहले तो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में ही हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि इतनी सारी फॉर्म्स है ना, इतनी सारी फॉर्म्स हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पीवाईक्यूज को हम लोग एनालाइज करके कुछ फॉर्म्स है जैसे जिसमें आपके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जो वो वाली फॉर्म्स है ना बेटा वो ज्यादा पूछी जाती हैं, तो उन पे बेस हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। और टेंशन मत लो, इंटीग्रल्स ना तुम मेरे जिम्मे छोड़ दो, मैं अभी मोस्ट ऑफली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, दिवाली के नेक्स्ट वाले वीक में इंटीग्रेशन चालू कर दूंगा इसी चैनल पे लाइव। आप लोगों ने अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लो। और इंटीग्रेशन में मैं आपको फ्रॉम 0 टू एडवांस सारी चीजें करवा दूंगा और टाइप वाइज करके बताऊंगा, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा वैसे वाले क्वेश्चंस आने के कम चांसेस होते हैं कि आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन लगाया फिर लिमिट्स लगा ली, वो वाले क्वेश्चंस कम। और प्रॉपर्टी बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है बात को, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एओआई में, या फिर इसको एरिया अंडर कर्व भी बोला जाता है। तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो एरिया होता है उस पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। सर्कल्स और स्ट्रेट लाइन ज्यादा चांसेस किसके हैं, इसके आने के। आपके सैंपल पेपर में एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी इसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो ज्यादा चांसेस है कि पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का वो एरिया पूछ ले। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा डिग्री या फिर ऑर्डर बेस्ड एमसीक्यू आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशन, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एकदम हॉट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो सब टॉपिक है, जहां पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखना। उसके बाद आते हैं बेटा वेक्टर्स और 3D। यहां पर मैंने दोनों को कंबाइन करके सब टॉपिक्स लिख लिया है। एक तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से आपका एमसीक्यू बन जाएगा, ज्यादा चांसेस है कि एमसीक्यू बन जाए। डायरेक्शन, कोसाइन और रेशो पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब ना वेक्टर और 3D में ना मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी बहुत अंदर से फीलिंग आ रही है कि केस बेस्ड क्वेश्चन एक इस चैप्टर से पक्का आएगा, एक इस चैप्टर से आएगा और एक प्रोबेबिलिटी से आएगा। ऐसा मेरे को लग रहा है कि 2 क्वेश्चन तो आपके केस बेस्ड इन्हीं 2 चैप्टर्स से आएंगे, और जो केस बेस्ड आएगा वो डायरेक्शन, रेशो और कोसाइन पे बेस्ड हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस एंड एंगल बिटवीन लाइंस, अगेन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से कवर कर लेते हो तो वेक्टर्स और 3D में भी आपके अच्छे खासे मार्क्स कवर हो जाएंगे। एलपीपी बेटा मतलब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिजिबल और इनफिजिबल रीजन्स के बारे में पूछ सकता है, और जो ऑप्टिमाइजेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं। तो ये सब चीजें हम लोगों को कवर करनी है। फिर आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी में बेटा बेस थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन मतलब थोड़ा सा 50-50 रहता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, हो सकता है कि पूरा केस बेस्ड इसी पे ही बना दे वो, है ना, ये भी हो सकता है कि पूरा केस बेस ही बना दे। तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी तो एक तरीके से यार पूरा चैप्टर ही अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हर एक सब टॉपिक ना इक्वली इंपॉर्टेंट है और इजी चैप्टर है, तरीके से पढ़ेंगे सब चीजें कवर करते चलेंगे, टेंशन मत लो। तो अगर आप अपने प्री बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो और आप अब आपके पास उतना टाइम नहीं है और आप ऐसी चीजें करना चाहते हो जहां से आपको पता चल जाए कि सर ये टारगेट मैं करूंगा तो मेरा स्कोर अच्छा आएगा, तो मैंने इस वीडियो में सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब आप मेरे को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके और क्या क्वेरीज हैं और आप क्या जानना चाहते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। ये सब चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, उस पर आपको दिखेगा कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर ही गगन सर आपकी वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बोर्ड एग्जाम और CUET दोनों एग्जाम्स को इसी चैनल से आप लोग फतेह करोगे। जय हिंद।